And welcome to CVR News Network. You are watching Inside News, and I am Sandeep. Congress General Secretary Jairam Ramesh criticized the Manipur Chief Minister for holding a meeting with only 26 of the 60 NDA MLAs, claiming 3 signatures were forged. He accused Union Home Minister Amit Shah of mishandling the situation, calling for the PM to visit Manipur and hold an all-party meeting. Ramesh also highlighted the lack of a full-time governor since July 31, 2024, and stated that the Manipur government is in a minority. Congress plans to send a letter to the president and will discuss the issue at the upcoming India Alliance meeting. हमारी जानकारी के अनुसार कल रात को इम्फाल में मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाया था और सारे एनडीए विधायकों को बुलाया था और उसमें से कल सिर्फ 26 लोग मौजूद थे, 18 लोग नहीं थे वहाँ एनडीए के विधायक, तो सीएम को मिलाकर 27 एमएलए। तो पर बाद में एक और खबर आई कि उनमें से 3 ऐसे एमएलए हैं जिनका ये हस्ताक्षर दिए गए हैं, पर वो फर्जी हैं क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो ये हम मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ 24 विधायक मौजूद थे। विधानसभा में 60 एमएलए होते हैं, तो इसका मायने बिल्कुल साफ है, दीवार पर साफ लिखा गया है। और क्या जो मणिपुर के असली सूत्रधार हैं हमारे यूनियन गृह मंत्री, क्या वो पढ़ रहे हैं दीवार में क्या लिखा है? और एनडीए के एक घटक दल के अध्यक्ष ने बीजेपी के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है कि हम इस मुख्यमंत्री से समर्थन वापस ले रहे हैं। उनके उस पार्टी के 7 एमएलए हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो मैं क्या कहूँ, ये प्रधानमंत्री तो मणिपुर जाते ही नहीं है, जिम्मेदारी उन्होंने आउटसोर्स कर दी है गृह मंत्री को। और अभी स्थिति हालात तो बहुत नाजुक है, हिंसा अभी भी कभी भी भड़क उठ सकता है। आपने देखा है लोगों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हुई है, बच्चों की हत्या हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। और मणिपुर की पीड़ा हम लोग महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जाएं मणिपुर, प्रधानमंत्री जाएं, 1-2 दिन वहीं रुकें, लोगों से मिलें, राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, एक सर्वदलीय बैठक बुलाए पार्लियामेंट के सत्र के पहले। पर मैं समझता हूं कि हमारी जानकारी के अनुसार कल रात को इम्फाल में मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाया था और सारे एनडीए विधायकों। Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu clarified that the Himachal Bhavan property in Delhi has not been attached, calling it an illegal matter of state intends to fight. He explained that the case involves an upfront premium related to a power project and highlighted that the state had already won a similar case concerning the Barakel company, where the High Court ruled in its favor. Sukhu pointed out that the arbitration of ₹64 awarded during the tenure of former Chief Minister Jairam Thakur is currently under challenge in the High Court. प्रॉपर्टी अटैच नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मोजर बियर जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगाना चाहती है, उसको आर्बिट्रेशन मिला है 64 करोड़ रुपए का अवार्ड किया है। आर्बिट्रेशन जो लोग है उन्होंने अवार्ड किया उसको और कहा कि आर्बिट्रेशन का 64 करोड़ रुपया मोजर बियर कंपनी को दे दो। तो ये लीगल इशू है, हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और निश्चित तौर पर ये जो पावर प्रोजेक्ट था ये अपफ्रंट प्रीमियम है। एक अपफ्रंट प्रीमियम का केस हम ब्रेकल के मामले में जीत चुके हैं, जिसमें 280 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन कोर्ट ने अवार्ड कर दिया था। उसके बाद जब हमने रिट की तो हाई कोर्ट ने वो फैसला हमारे पक्ष में दिया। उसी प्रकार का आर्बिट्रेशन जो ये है 64 करोड़ का जो मोजर बियर का है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने उनकी फेवर में किया, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं। उसमें अब आर्बिट्रेशन जो फैसला आर्बिट्रेशन कोर्ट का था उस पैसे को जमा कराना होता है, वो बड़ा इशू नहीं है। हमने तो 1 महीने में 2 सैलरी दी, 3000 करोड़ रुपए अपने सरकारी एम्प्लॉइज को दिया। तो लेकिन हमने कहा कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देंगे और हम इसको लीगल बैटल लड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल की संपदा को हम लूटने नहीं देंगे। तो हम उसके लिए अब जो पैसे जमा कराने होंगे तो उसको जमा करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं
इस तरह की और भी प्रॉपर्टी? ये जयराम ठाकुर जी के समय का ही है केस है, ये मेरे समय का केस नहीं है। मैं तो अभी 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, सब जयराम ठाकुर जी के समय का केस है। जयराम ठाकुर जी ने एक ब्रेकल कंपनी का अपनी कैबिनेट में, मैं ये कहना चाहूंगा, 280 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया, जो कि गलत दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट की डीवी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि हमने तथ्यों के सामने रखा। तो ये लड़ाई आर्बिट्रेशन की है, इसमें जज साहब ने क्यों ऐसा बात की है, इस बारे में मुझे तो जानकारी नहीं। हिमाचल भवन जैसी प्रॉपर्टी कितना इम्पोर्टेंट रखती है हिमाचल सरकार आपके लिए? और नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अटैच नहीं किया। उन्होंने बोला अटैच क्यों ना की जाए, अटैच क्यों ना की जाए। प्रॉपर्टी अटैच नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मोजर बियर जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगाना चाहती है, उसको आर्बिट्रेशन मिला है 64 करोड़ रुपए का अवार्ड किया है। आर्बिट्रेशन जो लोग है उन्होंने। Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai highlighted ongoing infrastructure improvements in remote areas, including roads, electricity and water. He addressed the recent medical negligence at the Dantewada's head district hospital, confirming that action would be taken against those responsible. The Chief Minister also defended the BJP's support for farmers, rejecting Congress accusations and emphasizing schemes like the Kisan Credit Card. Sai criticized Congress for focusing on unrelated issues and discussed the revival of Dantewada's Barsor festival, which had been impacted by Naxalism. He stressed the government's zero tolerance for corruption and announced strict actions against any officials involved in the mismanagement. जो नियत नीलानार क्षेत्र का जो जहां जहां हमारे सुरक्षा कैंप खुले हैं, वहां किस तेज गति से रोड बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, वहां पर पक्का का मकान बन रहा है, घरों में बिजली पहुंच रहा है, घरों में पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। ये सारी व्यवस्था सरकार की जो योजना है, नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार बिल्कुल चिंता करके सारी सुविधा जनता को पहुंचा रही है। और हम लोग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सुरक्षा के बढ़ाते जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ पहुंचा रहे हैं। सर, जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में पिछले दिनों मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई, उसमें 17 लोगों की आंखों में संक्रमण हुआ और 3 लोगों की रोशनी पूरी तरह चली गई। सर, इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, सिविल सर्जन की कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरह सिविल सर्जन जो पहले थे, उन्होंने 3 करोड़ 48 लाख के बजट का मिसयूज किया, नियम विपरीत टेंडर लगाए और जहां खर्च होना था वहां खर्च करके दूसरी जगह खर्च कर दिया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी वो सीएमएचओ सुषमा बन के बैठे हैं और एक कहा ये भी जा रहा है कि वो किसी आरएसएस से जुड़े थे, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं और यहाँ भी तत्काल जब इसकी उनको पता चली तो आए और देखे और अच्छा से अच्छा मतलब उनको ट्रीटमेंट को इसकी उन्होंने व्यवस्था की। यहाँ तक कि दिल्ली एम्स में भी संपर्क करके, और हमको लगता है कि बहुत लोगों की रोशनी वापस आ भी रही है। और देखिए, हमारी सरकार करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस अपना रही है और कोई भी होंगे दोषीदार वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएससी के घोटाले के लिए चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से, यहाँ के हमारे बेटा बेटियों से जो वादा किए थे, उस प्रकरण को हम लोग सीबीआई को जांच के लिए सौंपे। और कल ही जो उस समय जो नियत नीलानार क्षेत्र का जो जहां जहां हमारे Maharashtra BJP Mahila Morcha President Chitra Kishore Wagh condemned the violent attack on Archana Rothe, the sister of BJP candidate and MLA Pratap Atsat, calling it a deadly attack with an intent to kill. Wagh expressed strong disapproval, stating that such incidents would never be tolerated and vowed to give a befitting reply to those responsible. She raised concerns over Congress candidate Virendra Jagdeep's Facebook post, which initially dismissed the attack as a stunt before deleting it. Wagh questioned how Jagdeep knew about the incident when no BJP worker was aware, suggesting it pointed out to the involvement of the opposition. She accused the Mahavikas Aghadi of restoring to hooliganism in the face of their impending defeat, but assured that the BJP would not let such actions go unchecked. अमित देशमुखांचा एक व्हिडिओ आलाय, त्याच्यावर बोलायचंय.
यांचा हे नाही झालं की करूया. भाजपा महायुतीचे आमचे उमेदवार आमदार प्रतापदादा अडसड यांची बहीण अर्चनाताई रोटे अक्का यांच्यावरती काल जीवघेणा हमला झालाय. सातेफळ फाट्याजवळ रात्री 8च्या आसपास हा हल्ला झाला. त्या वॉशरूमसाठी गेल्या असता कार्यकर्ते गाडीमध्ये बसून होते आणि त्यावेळेला काही अज्ञातांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. खरं तर त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न होता, त्यांच्या गळ्यावरती वार करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अक्काने ते सगळे वार हातावरती झेलले. मला या घटनेमध्ये एक प्रश्न आहे, तो म्हणजे घटना झाल्यानंतर अक्कांनी किंवा आमचे उमेदवार प्रतापदादा अडसड यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नसताना किंवा भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घटनेबद्दल माहीत नसताना काँग्रेसचे जे उमेदवार आहेत धामणगाव रेल्वेचे वीरेंद्र जगताप यांनी मात्र ताबडतोब त्या ठिकाणी फेसबुकवर पोस्ट करत ही स्टंट आहे अशा पद्धतीची पोस्ट केली, जी पोस्ट त्यांनी नंतर डिलीट केली अशी मला माहिती कार्यकर्त्यांकडून मिळाली आहे. परंतु मला हा प्रश्न आहे की भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना माहिती नाही तर काँग्रेसच्या उमेदवाराला हल्ला झाला हे कसं काय कळलं? त्याच्यामुळे हा एक त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. अशा पद्धतीचे भ्याड हल्ले आम्ही खपवून अजिबात घेणार नाही. याच्या आधी सुद्धा नवनीत राणांवरती हल्ला झाला, खुर्च्या फेकल्या, थुंकलं गेलं. आज आमच्या अक्कांवरती हमला झाला. तुम्ही बघितलं असेल की कशा पद्धतीने महाविकास आघाडी यांची महिलांबद्दलची विकृती या इलेक्शनमध्ये समोर आली आहे. पुरोगामित्वाचं ढोंग पांघरणारे हे विकृत महिलांना माल म्हणतात, हे कुठल्या संस्कृतीत बसतं? दुसऱ्या आमच्या करंजे ताईला त्या ठिकाणी बकरी म्हणतात, हा नीचतेचा कळस आहे. आणि त्यामुळे मला या महाविकास आघाडीवाल्यांना हे सांगायचं आहे की तुमचा पुरोगामित्वाचा जो तुम्ही बुरखा घेऊन फिरता तो या ठिकाणी टराटरा फाटलाय. महाराष्ट्राची जनता ही तुमची गुंडगिरी खपवून घेणार नाही, कारण महाविकास आघाडीला त्यांचा पराभव समोर आता दिसतोय आणि त्यांच्यावरून अशा पद्धतीच्या घटना आपल्याला होताना दिसत आहेत. मला हे मान्य आहे की लाडकी बहीण योजना आल्यापासनं महाविकास आघाडीची सटकली आहे, त्यांचं मानसिक. BJP National General Secretary Vinod Tawde addressed the reports of an alleged incident during the meeting of Nalasopara MLAs. Tawde explained that the meeting was focused discussed the model code of conduct for voting day, the selling of voting machines and the procedure for filing objections. He clarified that he had attended the meeting to explain these procedures. Tawde refuted claims made by Bahujan Vikas Aghadi leaders Appa Thakur and Kshitij, who accused him of distributing money, stating that the Election Commission and police should investigate the matter and review CCTV footage. Tawde, who has been with the BJP for 40 years, emphasized that both Thakur and Kshitij know him well and an impartial inquiry by the Election Commission is essential. नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी. वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था. सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं. तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ. अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है. तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है. अभी चला हाँ बस ओके कहाँ पीछे लो. हाँ आज नालासोपारामध्ये वाड्यावरून परतत असताना कार्यकर्त्यांची बैठक होती. त्यामध्ये मतदानाच्या दिवशीच्या आचारसंहितेचे नियम काय आहेत ते सांगण्यासाठी मी इथे आलो होतो. आणि आमच्या समोरच्या मित्रपक्षांचा असा समज झाला की मी पैसे वाटतो. तर मी म्हटलं सगळं चेक करा, काहीच करायला हरकत नाही. तर अप्पा इथे ठाकूरजी असतील, क्षितिज असतील, ते आले, त्यांची आमची चर्चा चालू आहे. त्यामुळे जर पैसे वाटप होत असेल तर त्याची चौकशी निवडणूक आयोग, पोलीस, सीसीटीव्ही फुटेज सगळं आहे. पण निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी मतयंत्रणा जी असते त्याच्यावर सही कशी करायची, ऑब्जेक्शन घ्यायचं तर कसं घ्यायचं, अशा गोष्टी सांगण्याच्या त्या बैठकीमध्ये पोहोचलो.
महाराष्ट्र में विधानसभा में ठाणे जिला में नालासोपारा विधानसभा Jharkhand Congress in charge Ghulam Ahmed Mir expressed optimism about the upcoming election results, citing high voter enthusiasm in the first phase, particularly among women voters. He highlighted that women had a higher voter turnout than men, which he sees as a positive sign. Mir pointed to the Jharkhand government scholarship and cash delivery programs for women, such as Maya Samman Yojana, as key initiatives that have resonated with voters. He expressed confidence that the alliance would secure a strong mandate and form the government on November 23rd. वहां पर महिलाओं को वजीफे का प्रोग्राम चलाया और मैया सम्मान योजना के तहत कैश डिलीवरी का जो प्रोग्राम चलाया, तो हमारा अनुमान है कि उसका रिस्पांस भी कैंपेन के दरमियान अच्छा था और वोटिंग में भी वो मतलब गठबंधन के हक में वो वोट आया होगा। तो इसलिए कल जो अब पोलिंग होनी है, ये अंतिम चरण है और जिन एरियाज में ये वोटिंग होनी है वो पहले से ही ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड ऑफ Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu addressing the Legislative Assembly session. ఇక్కడ సభంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజారిక్తిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నీళ్లన్నీ అండర్ గ్రౌండ్ లో తీసుకుపోవాలని పైప్ లైన్ వేసి తెలుగు గంగా ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి శ్రీశైలం నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ లో తమిళనాడుకు నీళ్లిచ్చే కార్యక్రమం 17 టీఎంసీ నీళ్లు. ఆ రోజు మా పార్టీ అధినేత ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకే మాట చెప్పారు, కరువు జిల్లా కరువు ప్రాంతమైన రాయలసీమకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఇక్కడి నుంచి నేను తమిళనాడుకు నీళ్లు ఇవ్వను. నేను తమిళనాడులో ఉన్నా, నాకు తమిళనాడు అంటే అభిమానం ఉంది, నీళ్లు ఇవ్వాలి. కానీ అక్కడ పోయేటప్పుడు రాయలసీమ పూర్తిగా నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చుకుంటూ పోతానని చెప్పి తెలుగు గంగ ఓపెన్ కెనాల్ తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. అదే ఈ రోజు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారు, సోమశిల కందలేరు అందులో భాగమేనని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అది వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లా ఆయకట్టు కడకడలాడుతా ఉందంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు చూపించిన చొరవ, తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రాయలసీమలో ఏ ప్రాజెక్టు చూసినా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన ప్రాజెక్టులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఏ ప్రాజెక్ట్ చూసినా ఉత్తరాంధ్ర మొదలుకొని ఇక్కడ వచ్చినట్టు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు మొదలుకొని లేకపోతే నేరుగా రాయలసీమ మొదలుకొని అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా కడాన వేలుగొండ ప్రాజెక్టు కూడా నేనే ఫౌండేషన్ వేసి దాన్ని నేనే ప్రారంభించబోతున్నానని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. అధ్యక్ష, ఇటీవల చూస్తున్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎత్తు వచ్చి 45.72 మీటర్లు. అందులో ఆ మధ్య కాలంలో వీళ్లే ఒప్పుకొని 41.15 ఓకే అని చెప్పి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఫేజ్ 1 కింద ఇచ్చేశారు. నేను ఒకటే చెప్పాను మొన్న కూడా, ఇది కేంద్ర ప్రాజెక్టు 41.25 కేబినెట్ ఫైనలైజ్ చేసింది కాబట్టి ముందు ప్రాజెక్టు కడుతూనే ఫేజ్ 2 కూడా కన్ను పూర్తి హైట్ వచ్చి 45.72. తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం, ఎన్డీఏ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం, కేంద్రం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంది. 45.72 మీటర్లు ఎత్తుకు కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది, మేము కూడా కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీంట్లో కావాలని ప్రతిరోజు మాట్లాడుతున్నారు. యాక్ట్ లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఆ యాక్ట్ లో పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ ని ఇమ్మీడియట్ గా మనకు డబ్బులు వచ్చాయి, పూర్తి అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని పూర్తి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత 55,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్ట్ కి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కి, R&R కి ఇవన్నిటికి ఖర్చు అవుతుంది. అది కూడా 45.72 మీటర్లు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనివల్ల దేశ 350 టీఎంసీ నీళ్లు మనం ఉపయోగించుకునే అవకాశం వస్తుంది. కుడి కాలువ ద్వారా 3,20,000 ఎకరాలకు, ఎడమ కాలువ ద్వారా 4 లక్షల ఎకరాలకు,
మొత్తం కలిసి 7,20,000 ఎకరాలు కొత్త ఆయకట్టు వస్తుంది. 24 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరణ జరుగుతుంది. 80 TMCF నీళ్ళని గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు తరలించే అవకాశం వస్తుంది. 23.44 TMC నీటిని విశాఖపట్నం మిగిలిన ప్రాంతాలకు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి ఇచ్చే అవకాశం వస్తుంది. 960 మెగావాట్ల విద్యుత్ కూడా మనకు సమకూరుతుంది. ఈ రోజుట్లో హైడల్ చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దేశ సోలార్ విండ్ ఎనర్జీకి హైబ్రిడ్ కావాలంటే హైడల్ కూడా అవసరం. ఇది కూడా వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. కుడి ఎడమ కాలువ ద్వారా 540 గ్రామాలకు తాగునీరు. Former Rajasthan Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot criticized the BJP for attempting to polarize the election process with divisive slogans, accusing them of adopting a dangerous approach. Gehlot emphasized that Congress advocates for an issue-based campaign. He also expressed frustration with the Election Commission, claiming it has failed to take the action against the BJP's tactics and is acting like middleman. Gehlot called for the Election Commission to be held accountable, stating that it is not fulfilling its role as a protector of democracy. वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बच्ची नहीं तो क्या माहौल बना रहा, तो मेरा लगता है अनुमान की सरकार इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। झारखंड में क्या स्थिति लग रही है? झारखंड में क्या स्थिति लग रही है? झारखंड में तो मैं गया नहीं हूँ, पर जो सुनते हैं कि माहौल अच्छा माहौल है। पर सबसे बड़ी बात है जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं, 5 गारंटी, जो किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए तो 3,000 रुपये है प्रति माह, और बस ज़्यादा फ्री कर दी गई है। राजस्थान की तरफ 25 लाख का बीमा दिया गया है हेल्थ के लिए, बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट है, फ्री मेडिसिन। तो ये जो माहौल में देख रहा हूँ, गारंटी कार्ड पहुँच रहे हैं, घर घर में पहुँच रहे हैं, तो माहौल ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर हिमाचल बस दुर्भाग्य की बात का मैंने देखा, नोट किया, तो कांग्रेस बार बार चाहती है कि इश्यू बेस्ड कैंपेन हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा वहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर बीजेपी वाले इसको पूरा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये जो उनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत खतरनाक अप्रोच है, खतरनाक अप्रोच है वो, क्योंकि आप बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है। तो पूरा चुनाव जो है वो चाहते हैं कि इशू बेस नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की स्थिति ये बन गई, ताले लग जाने चाहिए उसके। ये लोगों की भावनाओं में लग गई, कोई एक्शन नहीं करते लोग, इतने दबाव में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेसी बचाने में अहम भूमिका अदा करता है, वो नहीं कर पा रहा है। Alok Kumar of the VHP expressed his views on the issue of non-Hindus working at the Tirumala Tirupati Devasthanam's Trust Board. He acknowledged that while anyone can visit a tourist place, religious sites like the Tirupati temple have limits tied to the faith of the people who worship there. He emphasized that only those who share the religious belief should be involved in the temple service. Kumar also mentioned that the interests of non-Hindu employees are being protected, offering them voluntary retirement with full benefits or reassignment to other departments. He agreed with the decision but suggested that the special monitoring be implemented to ensure that only appropriate ingredients such as ghee without animal fat are used in offerings, citing historical concerns about the cow reverence. हम उसमें काम कर सकते हैं, पर किसी धार्मिक स्थान की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, अपनी एक आस्था होती है। जैसे अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं हज को देखने नहीं जा सकता, मैं हज के समय वहां उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि वह एक विशेष धर्म के लोगों की आस्था का स्थान है और वहां जो श्रद्धा रखते हैं उस पर, उन्हीं के लिए ये स्थान होना चाहिए।
ऐसे ही तिरुपति का मंदिर ये हिंदुओं के लिए परम पवित्र स्थान है। 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ स्वयं भगवान वहां विराजमान है। तो जो उन भगवान में श्रद्धा रखते, आस्था रखते, उसकी मर्यादाओं का पालन करते हैं, स्थान में उनकी सेवा में उन्हीं लोगों को लगाया जाना चाहिए जो बुत परस्ती को गलत मानते हैं, जो बुतों को तोड़ना उचित मानते हैं, जिनके धर्म में बुतों को तोड़ना इसकी आज्ञा दी गई है, वो वहां रहेंगे तो अपने कार्यों को सिद्धता से नहीं कर पाएंगे। पर मुझे इसका भी संतोष है कि इस प्रस्ताव में ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर वो वॉलंटरीली रिटायर होना चाहेंगे तो उनको वह पूरी सुविधा। In a recent press conference, Karnataka's Law and Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil outlined several key initiatives and ongoing reforms by the state government. He highlighted the efforts to reduce the backlog of pending legal cases, stressing that the government aims to bring down the number of pending cases from 4 digits to single digit by March 31st. He acknowledged the importance of resolving issues efficiently to improve governance and reduce litigation, particularly cases involving citizens and the government. Patil also discussed the government's focus on heritage preservation, mentioning the efforts to elevate historic sites like Lakundi and Hampi to World Heritage status. He emphasized the significance of these sites, which are linked to the Rashtrakuta and Hoysala dynasties, and announced a new initiative to collect historical artifacts and relics from local villages. This aims to preserve and display these items in museums to safeguard Karnataka's rich cultural heritage for future generations. Before 31st, we'll do our best to do whatever maximum possible by December. But before 31st of March, in the event if some budgetary things are to be attended, this 1006, which is of 4 digits, we want to bring it down to 2 digits. We have also advised to make all-out efforts to bring it to. And that's all for the Inside News. Keep watching CVR News English.